हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के एपिसोड नंबर 15 की। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल शेयर कर देता हूं ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ और कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ पाएँ। फेसबुक पर आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे इस यूज़र नेम पे सर्च कर सकते हैं और ट्विटर पर भी सेम यूज़र नेम से सर्च कर सकते हैं, नवदीप सिंह 003। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ें जल्दी से। तो एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच एनेबल देम टू मेक यूज़ ऑफ द एनर्जी फ्रॉम। जानवरों में एंजाइम का ना उपस्थित होना उन्हें किस पोषक तत्व से ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? और इसका सही आंसर है फैट, वसा। वसा से वो ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वसा से ऊर्जा का उपयोग वो भी बड़े स्पेशल तरीके से जानवरों के अंदर होता है, और वो स्पेशल तरीका भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। देखें, एनिमल में एंजाइम तो होते नहीं, इसलिए लंबे समय तक जब वो भूखे रहते हैं तो फैटी एसिड्स जो भी उन्होंने कंज्यूम किए होते हैं, जो भी उन्होंने वसा युक्त भोजन लिया होता है, उसमें से कीटोन बॉडीज़ निकलती हैं। कीटोन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, KETONE, कीटोन बॉडीज़। ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये टिश्यू में ग्लूकोज को रिप्लेस कर देती हैं, और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होगी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि कीटोन ग्लूकोज को रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद जो ग्लाइकोलेट साइकिल होता है, ग्लाइकोलेट साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस वहाँ पे नहीं होती और ग्लूकोज सीधे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप को बाईपास कर देता है जानवरों के अंदर ये सिस्टम जो है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अ क्लोन इज़ द कॉलोनी ऑफ। क्लोन किसकी एक कॉलोनी है? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझे क्लोन होता क्या है। क्लोन आप लोगों ने सीरियल्स में बहुत देखे होंगे। इनफैक्ट पुराने सीरियल्स में आपको समझ में आता था कि एक ही इंसान का दूसरा एक इंसान बना दिया जाता था जो कि हमशक्ल होता था, लगभग उसी की तरह दिखता था। तो क्लोन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि एक ऐसी समान कोशिकाएं, सिमिलर कोशिकाएं जिनमें उनकी एंसेस्ट्री सेम है, यानी कि उनके पूर्वज और उनके जीन्स वगैरह सेम हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लो। आंसर तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर 3, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक जैसे जीन रचना वाली जो कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं क्लोन। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक इमेज में देख सकते हो, सिर्फ आपको इतना ही समझना है, इसमें ज़्यादा नहीं समझना, कि एक होस्ट डीएनए है, उस होस्ट डीएनए के बाद ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, एक सेल बनी और उसी एक सेल्स में से टूट करके 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो एक रिकॉम्बिनेंट सेल प्लाज्मिड, और उसके बाद दूसरी जो है वो कॉलोनीज ट्रांसफर्ड फॉर टेस्टिंग। तो सेम टू सेम जीन्स में से निकाल करके जब हम सेल का ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि एक इंसान को बनाया जा सके जो कि लगभग उसी के जैसा दिखता हो जैसा वो पहला वाला इंसान था, तो ये क्लोनिंग कहलाती है। और क्लोनिंग में सेम जीन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं। द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स आर। कीड़ों द्वारा परागण किए गए फूलों के पराग कण होते हैं। क्या होते हैं भाई? सबसे पहले देखो, जब भी जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जब भी जा कर के वो पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पराग को पहुंचाते हैं, उस समय पर पराग पॉलिनेट होने के बाद अपने बॉडी के आसपास और भी स्पाइन डेवलप करते हैं। और भी स्पाइन डेवलप करने की वजह से ये रफ और स्टिकी यानी खुरदुरे हो जाते हैं और चिपचिपे भी हो जाते हैं। तो आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और किसी भी जो हम लोग पुष्प की बात करें या जो भी फूल है, उस फूल को आप देखना शुरू करो, अंदर की तरफ वाला जो पार्ट होता है वो ओवरी और एग्स होते हैं। यहीं पर ला करके स्टिग्मा पे जब भी कोई चीज़ दूसरा छोड़ा जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस शुरू होती है और रफ और स्टिकी हो जाता है, यानी चिपचिपा सा बन जाता है। आगे बढ़े हम लोग और जल्दी से डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उनमें आप देख सकते हो कि पॉलन इज स्टिकी और स्पाइकी स्टिक टू इंसेक्ट बॉडीज़। यानी यहाँ पर ये जो एरिया है जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ऊपर का, इस येलो कलर और इसके ऊपर वाले एरिया में खुरदरापन और इसके साथ साथ चिपचिपापन भी आता है। आगे बढ़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं कि कौन सी डिसीज़ है जो एस्बेस्टस की वजह से होती है। अच्छा, एस्बेस्टस के बारे में एक चीज़ और जान लो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस एक तरह का
एंटी फायर रेजिस्टेंट कह सकते हो आप उसको, मतलब फायर रेजिस्टेंट कर सकते हो, एंटी फायर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, यानी उसमें आग नहीं लगती एस्बेस्टस मटेरियल में। और इसकी वजह से होता है वात स्फीति, या जिसे कहा जाता है एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा एक कैसी बीमारी है, देखो फेफड़ों के अंदर होती हैं ब्रोंकाइज, ब्रोंकाइज के अंदर का जो हिस्सा है एल्वोली कहते हैं उन्हें, एल्वोली में से एयर अंदर की तरफ ली जाती है, पूरी एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और वापस बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन यही एल्वोली जब डैमेज हो जाती हैं तो डैमेज होने की कंडीशन बनती है ऐसी, राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं डैमेज्ड कंडीशन, और ये एम्फाइजिमा सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ये ब्रीथलेसनेस की जो प्रॉब्लम है वो एम्फाइजिमा की वजह से होती है, और आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ कि इन द आईज कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, नेत्र रंग की दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है। तो नेत्र रंग दृष्टि जो भी होती है, कलर विजन जिसे आप कहते हैं, वो प्रभावित होती है कोन्स के होने की वजह से। कोन्स बहुत छोटी छोटी डिटेल इमेजेस में जो रैपिड चेंजेस होते हैं, जहाँ पे एक कलर दूसरी कलर में तुरंत चेंज हो जाता है, वो सब कुछ भी नोटिस करता है। तो रॉड और कोन्स ये दोनों ही एक तरह की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो कि आँखों के रेटिना में मौजूद होते हैं। और कोन सेल का काम है कलर को तुरंत परसीव करना और कलर को तुरंत अंडरस्टैंड करना, यानी कि ब्राइट लाइट हो या एडिक्वेट लाइट हो, पर्याप्त लाइट अगर वहाँ पर मौजूद है तो पक्का कलर को ये पहचान लेंगे। तो कौन इज़ द राइट आंसर। और उसके आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पर रेटिना का जो हिस्सा है, रेटिना के हिस्से में आप देख पा रहे हो कि ये येलो वाला हिस्सा जो है ये रेटिना का है। इसे ज़रा सा जूम करके देखेंगे, येलो वाला हिस्सा जो है वो रेटिना का है, और इसी रेटिना के हिस्से में जब हम अंदर जा करके देख रहे हैं तो ये जो ब्लू कलर की सेल्स हैं ये बेसिकली बता रहे हैं कोन सेल के बारे में। और ये देखिए कितने सारे डिफरेंट कलर्स की सेल्स मौजूद हैं जो कि तुरंत परसीव कर लेती हैं कि इंसान कौन सा कलर देख रहा है। आगे बढ़े हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग टी लीव्स, यानी चाय की पत्तियों के प्रसंस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण चरण नहीं है। चरण तो सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है, तो ये है फर्मेंटिंग। फर्मेंटिंग का मतलब होता है किण्वन। बहुत अलग अलग तरह की चाय होती है, ब्लैक टी भी होती है, ग्रीन टी भी होती है, रेड टी भी होती है। चलो देखते हैं कैसे कैसे अलग अलग तरह की चाय होती है। ये देखिए फ्रेश टी लीव्स, एक तरफ ग्रीन टी, एक तरफ येलो टी, एक तरफ वाइट टी, वुलोंग टी, ब्लैक टी और फर्मेंटेड टी। अब देखो आप ये जो 5 आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ टीज देखोगे तो ये सारी की सारी चाय जो हैं इनमें कहीं पर भी फर्मेंटेशन की कोई प्रोसेस होती ही नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाली फर्मेंटेड टी है उसमें पहले विदरिंग, देन उसके बाद फिक्सिंग, फिर रोलिंग और फाइनली जा करके फर्मेंट किया जाता है उसे, तब जा करके फर्मेंटेड टी बनती है। यानी महत्वपूर्ण चरण फर्मेंटेशन नहीं है, बाकी विदरिंग, ड्राई और इसके अलावा रोल करना ये महत्वपूर्ण चरण है। तो होप आपको पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये डिस्कस करें कि डिहाइड्रेशन ह्यूमन बॉडी में किसकी कमी की वजह से होता है। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है, और निर्जलीकरण की बात है तो जल की कमी के कारण होगा। तो आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 याद रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ईगल, बाज, पक्षियों का राजा कहा जाता है इसे। पिकॉक, मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, यही है सबसे बड़ा जीवित पक्षी, क्योंकि कीवी तो बहुत छोटा होता है साइज़ में। तो ऑस्ट्रिच को देख लो आप, इसका साइज़, एक इंसान ऑस्ट्रिच की सवारी कर रहा है, ये इंसान ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि एक शुतुरमुर्ग कितना बड़ा होता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में होता क्या है, ये पूरी प्रोसेस क्या है, इसका आंसर तो सबसे पहले आप जान लो कि आंसर नंबर 3 है। आंसर इज़ आंसर नंबर 3। और इस प्रोसेस को भी हम समझेंगे कि आखिर पूरी प्रोसेस क्या है। तो आंसर नंबर 3, भ्रूण को 2 महीने बाहर रखा जाता है और उसके बाद में उसका प्लेसमेंट किया जाता है। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड IVF, इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। याद रखना IVF। अच्छा ये देखें ऊपर IVF लिखा भी है तो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IVF प्रोसेस इसे कहते हैं इनवर्टो
INVIRTO इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। देखिए टेस्ट और डायग्नोसिस किया जाता है पहले टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद स्टिमुलेशन किया जाएगा, एग रिट्रीवल, स्पर्म रिट्रीवल और फर्टिलाइजेशन बाहर होता है और उसके बाद ले जा करके 2 महीने बाद उसे ट्रांसफ़र करके अंदर यानी कि गर्भाशय में रखा जाता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। IVF की प्रोसेस, टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोसेस है आप लोग खूब सुनते हैं इसके बारे में, ये वही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 विच शोज़ दैट द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमिन्ड बाय इट्स। पेड़ों की उम्र निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? और इसका सही आंसर है नंबर 3 ग्रोथ रिंग्स। छल्ले हर साल बन जाते हैं, कोई भी पेड़ हर साल एक छल्ले का निर्माण करता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर ग्रोथ, देन उसके बाद धीरे धीरे हर एक साल में एक रिंग बनती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी पेड़ की काट में 50 रिंग्स हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी पेड़ की, आप आराम से 50 साल बताइए। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि किडनी डिसीज़ जो होती हैं वो कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होती हैं। और किडनी डिसीज़ का मेन कारण है कैडमियम। याद रखें आंसर है आंसर नंबर 1, कैडमियम इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से किडनी डिसीज़ होती हैं। और किडनी डिसीज़ या किडनी मालफंक्शन होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किडनी मालफंक्शन होने के बाद आपको डायबिटिक एंड देन उसके बाद जो यूरिन है वो प्रॉपरली साफ़ नहीं हो पाएगा। किडनी का काम होता है छानने का, तो वो छानने का काम भी पूरी तरह से हो नहीं पाता। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। किस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं, बताइए इनमें से। अच्छा, इसमें से सबसे पहली बात पोटैटो और कैरेट। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये होते तो चारों ही ज़मीन के नीचे हैं, लेकिन पोटैटो और कैरेट, आलू और गाजर की हम जड़ें खाते हैं, ये उसकी रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, उपयोग में लेते हैं। अनियन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अनियन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन ग्राउंड नट्स, मूंगफली जो होते हैं, मूंगफली के तो फल खाते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अनियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनियन का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उस पर आप समझो कि नीचे की तरफ वाला पार्ट होता है रूट्स के ऊपर होता है स्टेम, छोटा सा पार्ट जिसे आप काट करके अलग कर देते हो। स्टेम के बाद ऊपर का जितना हिस्सा है ये सब कुछ पत्तियां हैं, टोटल ये पत्तियां हैं। जब भी आप उन्हें काट करके अलग करते हो आप सारी पत्तियों को अलग करते हो, यानी जड़ और तने के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि अनियन जो हम खाते हैं वो क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है या पत्तियां होती हैं, तो डेफिनेटली आपका रिप्लाई पत्तियां होना चाहिए। लेकिन अनियन स्टेम है, रूट है या लीव्स है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली अनियन तीनों है। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं कि एसिड रेन किस पॉल्यूटेंट के एमिशन की वजह से होती है, यानी वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और इसका सही आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, पॉइंट क्लियर रखिएगा, नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। एंड वाई देख सकते हो आप, यहाँ पर देखना शुरू करो मेरे दोस्त। SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ये बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, ऊपर से होने वाली बारिश हमेशा पानी इन सभी पॉल्यूटेंट्स को अपने में घोल लेगा। और पानी की pH वैल्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट एपिसोड में, कि pH वैल्यू जो है वो एसिडिक या बेसिक होना बताता है। पानी की pH वैल्यू गिर जाती है और वो पानी एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी नीचे गिरता है तो ज़मीन को बंजर करता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है और हम उसे एसिड रेन कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग। सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बिफोर यूजिंग एज एन एनेस्थेटिक इज टेस्टेड बाय। एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग करने से पहले क्लोरोफॉर्म के नमूने का परीक्षण किया जाता है। और वो परीक्षण कैसे किया जाता है? हाँ, इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और ये भी बता दूं ऐसा क्यों। अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाए और फॉस्गीन में चेंज हो जाए, फॉस्गीन में चेंज होने के बाद HCl भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि AgNO3 से रिएक्ट करेगा, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से,
और वो रिएक्ट करते ही वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl बोलते हैं उसे, सिल्वर क्लोराइड। और जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन हुई तो क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के लिए नहीं उपयोग कर सकते, किसी को बेहोश करने के लिए फिर क्लोरोफॉर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को भी प्योरीफाई करके ही उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़े हम लोग और क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। जल शुद्धिकरण प्रणाली में पराबैंगनी विकिरण की भूमिका क्या है। अब जल शुद्धिकरण जो होता है बहुत लंबी प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं जिनमें पानी भरते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसे कहते हैं कि तली में कचरे का बैठ जाना, ठोस पदार्थों का बैठ जाना। जब जब वो ठोस पदार्थ बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद फिर आप ऊपर का पानी उपयोग करते हो और उन्हें कोयले, उन्हें बहुत ही महीन रेत में से गुजारते हैं ताकि उनके अंदर जो भी कचरा है वो सारा का सारा छंट जाए, और फिर फाइनली उस पानी में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ऐड करके और उसे नॉर्मल करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। लेकिन अंतिम में उसे एक ऐसे चैम्बर से गुजारा जाता है जिस चैम्बर में अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, ताकि उन पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के बाद पानी के अंदर मौजूद जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। और इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आंसर नंबर 1 पिछली स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर इज़ नंबर 1। और प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। एक इमेज रखी हुई है मैंने, यहाँ पर आप देखें कि पानी को अंदर डाला जाता है और उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, और उसके बाद जो पानी है वो पानी पूरी तरह से साफ़ होकर के आपके पास निकलता है। ओके, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इन द हुच ट्रेजेडी समटाइम्स द इंसिडेंट्स ऑफ ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू विच पॉइजनस सब्सटेंस। हुच त्रासदी में किस जहरीले पदार्थ के कारण अंधेपन की घटनाएं होती हैं। और इसका सही आंसर है मिथाइल अल्कोहल। पॉइंट क्लियर है, मिथाइल अल्कोहल। क्यों वो भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हुच त्रासदी समझो। हुच त्रासदी होती क्या है। जब भी कहीं पर देशी शराब वगैरह बिकती है तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जहरीली शराब पीने की वजह से कई सारे लोगों की हुई मृत्यु या कई सारे लोग अंधे हो गए। और वो कारण यही है, एक्चुअली शराब में भी अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल या जिसको एथिल अल्कोहल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वो अल्कोहल है जो कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन जो देशी शराब बनाने का तरीका होता है उसमें इथाइल और मिथाइल दोनों ही मौजूद होते हैं, और मिथाइल अल्कोहल को प्रोसेस करके अलग नहीं किया जाता। ये जहरीला होता है, ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। और ये टॉक्सिक तत्व जब भी बॉडी में जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। इट मे कॉज ब्लाइंडनेस, इट मे कॉज डेथ टू। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इट इज़ अ फैटल काइंड ऑफ सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ हार्ड बॉइल्ड एग आफ्टर शेलिंग इज इमर्स्ड इन सैचुरेटेड ब्राइन। देखो, सबसे पहले तो ये संतृप्त ब्राइन में डुबाने पर एक मान लो छीलने के बाद, शेलिंग मतलब छीलने के बाद जो एक उबला हुआ अंडा है, उबला हुआ अंडा तो भाई अब किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता ना। उसके अंदर का जो लिक्विड है वो कोएगुलेट हो गया, लिक्विड का थक्का जम चुका है, लिक्विड बन चुका है पूरी तरह से एकदम सेमी सॉलिड टाइप का, जिसे आप दबाते हो तो वो आप उसे काट सकते हो। दो वो लिक्विड की तरह एकदम नहीं होता और ना ही एकदम सॉलिड की तरह बिहेव करता, लेकिन फिर भी आप उसे प्रेस करो तो आप उसे सॉलिड ही पाओगे। तो इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर का लिक्विड ऑलरेडी सॉलिड हो चुका है और वो ब्राइन से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा इट्स साइज रिमेन्स अनचेंज्ड। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि इट इज़ सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम prostrates in the kidney or gallbladder should not consume excessively the foodstuffs like tomatoes, eggs, milk, which are the major causes of crystal formation as the prostrates which is made of। यहाँ पर याद रखिएगा वर्ड लिखा हुआ है prostrates, it is not prostate। ओके, तो डॉक्टरों द्वारा जो सुझाव दिया जाता है कि गुर्दे या पित्ताशय की थैली में जो प्रोस्ट्रेट है उससे पीड़ित व्यक्ति को टमाटर, अंडे, दूध नहीं खाने चाहिए, क्योंकि टमाटर, अंडे और दूध में होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। और अगर ये कैल्शियम ऑक्सलेट बना तो ये जितना ज़्यादा बनेगा उतने ज़्यादा किडनी में स्टोन होंगे। किडनी में बनने वाले स्टोन में 75% स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। याद रखना, जितने भी पत्थर बनते हैं किडनी में
वो टोटल कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, 75% चांसेस हैं, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टमाटर, अगर किसी को किडनी स्टोन की शिकायत है तो उसे टमाटर, एग्स, मिल्क और इन सब चीज़ों में जिसमें भी कैल्शियम पाया जाता है उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके एक बार ये देख लेते हैं कि किडनी की पोजीशन क्या है। किडनी की पोजीशन देखिए, आपकी ये बॉडी और बॉडी के ऊपर का हिस्सा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है लंग्स का हिस्सा, ये है आपकी इंटेस्टाइन का हिस्सा, ये आपका लीवर, बाकी आपका पाचन तंत्र, और इसके बीच में यहाँ मौजूद हैं आपके गुर्दे। गुर्दों को मतलब किडनी कहते हैं। आगे बढ़ करके एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इमेज को जूम करके देखिए, ये है किडनी। किडनी का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हो कि जहाँ से यूरिन निकलेगा, यानी रक्त, ये जो छानने के बाद फाइनली नीचे की तरफ भेज रहे हैं यूरिन को, पानी को छानने के बाद यूरिन को नीचे की तरफ भेज रहे हैं, उसमें ये पत्थर बन गए हैं। ये पत्थर और ये पत्थर ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। आगे बढ़ें हम लोग और बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभाजन का कारण क्या है? और इसका सही आंसर है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विबग्योर तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने। विबग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स होते हैं जो कि एक सूर्य की किरण में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वाइट लाइट जब भी प्रिज्म में पड़ती है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। रेड याद रखें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ। पॉइंट क्लियर हो गया आपको पूरी तरह से? दैट्स हाउ दिस सिस्टम इज़। तो ये डिस्पर्शन कहलाता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं कि अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। एक नाव जलमग्न हो जाएगी जब वह किसके बराबर पानी विस्थापित करेगी? तो याद रखिएगा कि जलमग्न होने के लिए आपको अपने वजन के बराबर का पानी हटाना ज़रूरी है, तभी तो आप जलमग्न होंगे। देखिए आर्किमिडीज़ ने भी क्या कहा था। आर्किमिडीज़ ने भी जब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि व्हेन एवर अ बॉडी इज़ पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट अपीयर्स टू लूज इट्स वेट एंड द एपरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखिए इंग्लिश में मैंने बोल दिया, आपको बस एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है जिसका वेट है 2 kg, ओके। अब यहाँ पानी भरा हुआ है इस बीकर में, इस 2 kg को पत्थर को उठा करके आपने यहाँ पे डाल दिया। अब जो पानी का पहले स्तर था उससे पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जितना पानी का स्तर ये बढ़ा है ऊपर का एरिया, उसका वेट देखो। सपोज उसका वेट अगर 1 किलो है तो याद रखिए ये पत्थर जो पानी के अंदर पहुँचा ये अब 2 किलो का नहीं रह जाएगा, इसका वजन 1 किलो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसने 1 किलो का पानी हटा दिया। यानी कि पत्थर का पानी के अंदर वजन होगा 1 किलो। इसलिए अब देखिए जब भी कोई शिप पानी पे तैर रही होती है उस टाइम पे वो पानी को डिस्प्लेस करती है, और जितने वेट का पानी डिस्प्लेस करती है उतना ही ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है। ये 1 किलो का पानी डिस्प्लेस किया तो 1 किलो का फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इसीलिए पानी के अंदर किसी चीज़ को जब आप उठाते हैं तो वो आपको हल्की लगती है बजाय हवा में उठाने के। तो पॉइंट क्लियर है आपको? कोई भी चीज़ तैरती है तो वो भी इसी सिद्धांत के कारण ही तैरती है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं इसे, तैरने का सिद्धांत, और दिया था इसे महान साइंटिस्ट आर्किमिडीज़ ने। आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बहुत जल्द आपके पास नए नए शोज़ लेकर के भी हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड धन्यवाद।